दोस्तों आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एसएसटी सेकेंड पेपर का जो भूगोल का है, जो सब्जेक्ट भूगोल है, ठीक है ना। तो चैप्टर ये आज क्या है, तो ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब अक्षांश एवं क्या है दोस्तों, तो ये देशांतर है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरे एनसीईआरटी बुक को हम लोग ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यूज लगाएंगे। लेकिन एमसीक्यूज लगाने से पहले इसको हम लोग पूरी तरह से एकदम अच्छे से इसे निचोड़ लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यूज लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे वहाँ पर पढ़े थे कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है, बल्कि क्या है, वो चपटी है, थोड़ी सी क्या है, चपटी है, और उसे भू आप कहते हैं। ये हम लोग देखे थे, ठीक है ना। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव में थोड़ी क्या है दोस्तों, तो ये थोड़ी चपटी तथा माध्य में थोड़ी उभरी है। मतलब क्या है, ये थोड़ी चपटी है तथा माध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, मतलब जो बड़ा है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते हैं। और पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक जगह से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, ले जाया जा सकते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ग्लोब जैसे पैकेट में रखने योग्य छोटे छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे क्या है, ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। क्या है दोस्तों, ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जाता है जैसे कुम्हार का क्या होता है, पहिया या लट्टू। जैसे कि कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं उसे घुमाया जाता है, उसी तरह से पृथ्वी भी घूमता है, ठीक है ना। उसके बाद लट्टू, कुम्हार का जो घुमाया हुआ पहिया है उससे तो नहीं देखे होंगे बहुत लोग, लेकिन लट्टू तो सभी लोग देखे होंगे। तो इसी तरह क्या होता है, ग्लोब भी क्या करता है, देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार के दिखाया जाता है। मतलब ग्लोब को घुमा घुमा करके देखने से उसको सही आकार दिखाया यहाँ से जाता है, ठीक है ना, और दिख जाता है, ठीक है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर क्या है, किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। मतलब किसी स्थान का स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं को संदर्भ में आवश्यकता होती है। मतलब रेखाओं को संदर्भ में आवश्यकता, असल में वो रेखाएं नहीं होती है पर एक काल्पनिक रेखा होता है, ठीक है ना। उसी के संदर्भ से स्थान को भी सब कुछ हम लोग माप सकते हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिससे अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिससे अक्ष कहा जाता है। और ग्लोब पर वे दो बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस तरह इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखे इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है और एक काल्पनिक रेखा है। क्या है, एक काल्पनिक रेखा है, मतलब असल में वो नहीं है, एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है ना। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। क्या करती है, एक
काल्पनिक रेखा भी दो, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है ये लकीर है, ठीक है ना, ये लकीर है यहाँ पर और यहाँ पर, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है उत्तरी ध्रुव, ये कहलाता है, और ये दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, ठीक है ना। इसको बांटने वाला काम कौन करता है, तो ये सुई करता है। क्या करता है, ये सुई करता है, दोनों तरफ ये बांट देता है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इसे विषुवत कहा जाता है पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर आधे आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों का अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। उस अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, ठीक है। ये अक्षांश रेखाएं किसे कहता है, समांतर रेखाएं या अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, तो दोस्तों ये क्या है, ये है एक, ये जो दिख रहा है ना टिक टिक करके, तो ये है 0 पॉइंट वाला डिग्री, ठीक है। उसके बाद जो ये है समांतर रेखाएं। क्या है, ये समांतर रेखाएं हैं, यानी कौन सा रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं। और जो ऐसे तरबूज जैसा रहता है ऐसे करके उसको कहते हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। यानी ये जो विषुवत वृत्त है ये शून्य अंश है, ये क्या दर्शाती है, तो ये अक्षांश रेखाओं को दर्शाती है। और विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। 1/4 है। इसका माप होगा 360 अंश के 1/4 यानी 90 अंश। क्या, 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को। नेक्स्ट है, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तरी की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। जैसे कि उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, ये है क्या है, ये विषुवत वृत्त है। और जो उत्तर का है उसे क्या कहा जाता है, उत्तरी अक्षांश कहा जाता है रेखाओं को। और नीचे जो है उसे दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, तो दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिण अक्षांश कहा जाता है। इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्य उसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजेंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है दोस्तों, तो इसमें फ़र्क बस इतना ही है कि महाराष्ट्र उत्तरी गोलार्ध की तरफ है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा। और फिर ये बेलोजा किधर है, तो बेलो किधर है, तो ये है दक्षिणी में, ठीक है। यानी दोनों 20-20 के डिग्री पर है, 20-20 वाला लाइन पर वो अलग अलग इसलिए है कि ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध हो गया है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त देख रहे हैं ना, विषुवत वृत्त 20 अक्षांश उत्तर में एवं बेलो होरिजेंटो विषुवत वृत्त के 20 अक्षांश दक्षिण में स्थित है। मतलब जो महाराष्ट्र के जो चंद्रपुर है वो विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में और बेलो कहाँ है, तो दक्षिण में है, ठीक है ना। उसके बाद इसीलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। क्या कहते हैं, दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। इस चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। तो ये बिल्कुल घटता जाता है दोस्तों। कैसे घटता जाता है, तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये सबसे बड़ा है, उसके बाद ये छोटा है, फिर से छोटा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है, यानी ये घटते जाता है। लेकिन सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो विषुवत वृत्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो विषुवत वृत्त हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों,
तो नेक्स्ट है महत्वपूर्ण अक्षांश और समांतर रेखाएं विषुवत वृत्त 0 डिग्री, यानी विषुवत वृत्त कितना है तो ये 0 डिग्री है, जो कि ये वाला डिग्री है, ठीक है ना। उसके बाद उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण में है, ठीक है ना। उसके बाद फिर है अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी है, ये है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा है, ठीक है ना। तो ये 4 कौन कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पर 1 में क्या दिया हुआ है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा कितना है तो 23.5 डिग्री उत्तर में है, कितना है 23.5 डिग्री उत्तर में है, कहाँ है तो उत्तर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। और दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा है, क्या है 2 में क्या दिया हुआ है कि दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा है, और वो कितना है तो वो भी कितना है तो 23.5 डिग्री है, ठीक है ना, 23.5 डिग्री दक्षिण में ये है। और विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त कहते हैं। ये 66.5 जो है वो कहाँ पर ही है तो वो पूरे उत्तरी ध्रुव में या दक्षिणी ध्रुव में है, ठीक है ना। विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं। देखिए दोस्तों थोड़ा सा चित्र आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। ये है विषुवत रेखा, क्या है ये विषुवत रेखा है। उसके बाद ये है कर्क रेखा, अब ये कितना है तो ये है 23.5 डिग्री उत्तर में, और ये भी 23.5 डिग्री है, लेकिन बस दोनों में फर्क इतना ही है कि ये है उत्तरी गोलार्ध में और ये है दक्षिणी गोलार्ध में। क्या है ये दक्षिणी गोलार्ध में है और ये उत्तरी गोलार्ध में है, और इसे बांटता कौन है तो इसे बांटता है विषुवत रेखा बांटता है, ठीक है ना। उसके बाद 66.5 डिग्री ये है, तो ये उत्तर ध्रुवी वृत्त है, और फिर यहाँ पर जो है वो है दक्षिण ध्रुव वृत्त, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर क्या है सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर, क्या है सिर के ठीक ऊपर होता है, एक बार सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होता है। किस क्षेत्र में तो ये है विषुवत रेखा और ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा, तो ये दोनों के बीच में, ठीक है ना, इस दोनों के बीच में क्या होता है सूर्य ऊष्मा प्राप्त होती है, मतलब अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, तथा इसे उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है, इसे उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। इस बात को याद रखेंगे कि सिर के ऊपर किस में होता है, ये पूछेगा और पूछा हुआ भी है इसमें क्वेश्चन, जब हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे ना तो यहाँ देखेंगे, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर क्या है अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरह सूर्य की किरणें तिरछी होती है, क्या होती है तिरछी होती है, तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान कितना होता है, क्या होता है दोस्तों तो ये माध्यम होता है, क्या होता है माध्यम होता है, होता रहता है, इसीलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये कौन सा एरिया का कहा जाता है तो जैसे कि ये मकर रेखा है, ठीक है ना, और ये फिर ये क्या है मकर रेखा है, उसके बाद फिर ये है विषुवत रेखा, और ये है कर्क रेखा, ये है विषुवत रेखा और ये है मकर रेखा। तो इधर का जो एरिया है उसे कहते हैं शीतोष्ण, और जैसे इधर का एरिया है, ठीक है ना, उसे शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुवी वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। ये क्या बोल रहे हैं बहुत होती है, मतलब कहाँ पर तो उत्तरी गोलार्ध जो है उत्तर ध्रुवी वृत्त एवं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों का है। जैसे कि अभी थोड़ा सा चित्र देखते हैं समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ही बोल रहे हैं, कहाँ पर ही बोल रहे हैं यहाँ पर ही, ये तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया और ये हो गया शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और ये हो गया शीत कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ठंड बहुत रहता है, बर्फ भी बहुत रहता है। चलिए अब फिर से देखते हैं,
दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के, मतलब जैसे कि बीच है जो ये बिंदु है, वो बिंदु और वो जो 66.5 डिग्री वाले हैं ना, वहाँ पर ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसीलिए ये शीत कटिबंधीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो ये शीत कटिबंधीय कहलाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है देशांतर क्या है। तो दोस्तों देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशन द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं। अब देशांतर किसे कहते हैं दोस्तों? तो देखिए देशांतर का चित्र कैसा होता है और इसका रेखाएं कैसी होती है। तो ये एक तरबूज की तरह होती है। कैसी होती है? तो तरबूज की तरह होती है, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये क्या है? एक तरबूज की तरह एक दूसरे से क्या है यहाँ पर कटे फटे हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरबूज की तरह है, इसे देशांतर कहते हैं। और अक्षांश किसे कहते हैं? तो जो अक्षांश ये वाला जो लकीर है इसे अक्षांश कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बात तो समझ में आ गए। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं तथा उनके बीच के दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। क्या किया जाता है? देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। वहीं से क्या किया जाता है? सेकेंड को भी विभाजित किया जाता है। और अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। मतलब ध्रुवों की तरफ बढ़ती है तो घटती जाती है, ठीक है ना। अब कैसे घटती है? तो ध्रुवों की तरफ बढ़ती जाती है तो घटती जाती है, एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। ध्रुवों पर क्या हो जाती है? तो शून्य हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये शून्य हो जाती है, ठीक है ना। जहाँ सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलती है, यहाँ पर क्या हो रहा है? सब जा करके आपस में मिल रहा है दोस्तों, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है? ये यहाँ से जा करके यहाँ मिल रहा है, फिर से यहाँ जाके यहीं मिल रहा है, सब जा करके मिलता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, ठीक है ना। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई समान होती है। मतलब याम्योत्तर का लंबाई जो ये है ये समान होती है, लेकिन यहाँ पर सब जुम जाती है तो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, ठीक है ना। लंबाई समान होती है, इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। मतलब पूर्व और पश्चिम, ये कौन है याम्योत्तर वाला? तो याम्योत्तर वाला टिक कीजिए, ये टिक 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 जी आया हुआ है ना, यही है, इसी का नाम क्या है? याम्योत्तर है, यानी ग्रीनविच भी कहे जाते हैं, ठीक है ना। उसका बाद फिर यह क्या है? गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इसी याम्योत्तर को मुख्य क्या है? प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। और इसका मान 0 देशांतर है। क्या है? इसका मान 0 देशांतर है। जैसे कि 0 देशांतर है, हम लोग अक्षांश को भी देखे थे तो ये 0 माना गया था, और यहाँ पर भी क्या है? तो 0 है, ठीक है ना। 0 देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। क्या करते हैं? गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। जैसे कि हम लोग विषुवत रेखा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता था पृथ्वी को, लेकिन अब ये क्या कर रहा है कि पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट रहा है, ठीक है ना। पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर
प का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। क्या है? धुबरी की सही स्थिति होगा। ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट है, इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। क्या खींचिए? ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख ग घ अंग अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखीय एक दूसरे को काटती है वहां कुछ छोटे वृत्त खींचे। इन छोटे वृत्तों को अ ब स द तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती है। नेक्स्ट है दोस्तों, अब आप देखेंगे कि वृत्त अख उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। क्या है? अ और ख। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अ और ख कहाँ है? तो ये है अक्षांश रेखाएं पर इधर अक्षांश 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कहाँ है? 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों को स्थिति ज्ञात करें। देशांतर और समय क्या है दोस्तों? ये देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। क्या है? समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है? तो पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। और सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होती है। क्या होती है? प्रतिदिन ये होता है। और अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली क्या है? परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर क्या है दोस्तों? ये ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, जिस समय सूर्य के आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। क्या है? मतलब सभी स्थानों पर दोपहर होगी। कहाँ पर? जैसे कि ये पृथ्वी है और यहाँ पर जो आता है तो यहाँ पर सभी जगह क्या हो जाएगा? दोपहर हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। क्या करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। जैसे इधर चक्कर लगाती है, ठीक है ना, ऐसे चक्कर लगाती है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में क्या है? ग्रीनविच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय क्या हो जाएगा? ग्रीनविच से पीछे होगा। ठीक है ना। जो पूर्व में है वो क्या होगा? उसका समय आगे होगा और जो पश्चिम में है वो उसका समय पीछे होगा। तो चलिए देखते हैं। उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर क्या है? ये समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितना? तो 360 डिग्री घूम जाती है। कितना घूमती है? तो 360 डिग्री घूमती है।
कितने घंटे में, तो ये 24 घंटे में घूमती है, ठीक है ना। कितने घंटे में घूमती है दोस्तों, तो 24 घंटे में घूमती है, 360 डिग्री घूम जाती है। अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। अर्थात वह क्या होता है कि 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीन बीच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीन बीच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। कितना समय होगा, तो दोस्तों 1 डिग्री में कितना होता है, तो 4 मिनट में 1 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो 4 मिनट में 1 डिग्री होगा, तो 15 मिनट में कितने डिग्रियाँ होगा, तो 15 मिनट में कितने होगा दोस्तों, तो 15 मिनट में 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 60 मिनट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 60 मिनट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समय होगा कितना, 60 मिनट हो जाएगा, यानी 1 घंटा हो जाएगा, ठीक है ना। और यही चीज़ अगर पश्चिम की तरफ जाएगा तो घट जाएगा। और यहाँ पर जितना 12 बजा है तो 11 बज जाएगा। क्या बज जाएगा, तो 11 बज जाएगा। अर्थात ग्रीन बीच के समय से 1 घंटा आगे आगे अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। क्या होगा, दोपहर का 1 बजा होगा, 1 बजा होगा, ठीक है ना। ये डिग्रियाँ भी कैसे निकाले जाते हैं, तो ये डिग्रियाँ कैसे निकालेंगे, तो 4 मिनट में 1 डिग्री निकालिए और 15 मिनट में 1 घंटा हो जाएगा। इससे डिग्री भी निकल जाएगा आसानी से, ठीक है ना। 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीन बीच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीन बीच समय से 1 घंटा पीछे होगा। यानी ये है पृथ्वी, ये है ग्रीन बीच, तो इधर का समय आगे बढ़ेगा और इधर का समय क्या होगा, पीछे घटेगा। जैसे यहाँ पर 12 बजा है तो इधर अगर आ जाएगा तो यहाँ पर कितना होगा, तो 11 बज जाएगा और इधर क्या होगा, 1 बज जाएगा, ठीक है ना। तो बस यही चीज़ के यहाँ पर समझाया गया है, ठीक है। 1 घंटा पीछे होगा, यानी वह सुबह के 11 बजे होंगे। क्या होंगे दोस्तों, सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीन बीच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। क्या होगी, मध्य रात्रि होगी। मतलब वहाँ पर दोपहर का 12 बजे होंगे तो किधर 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी, मतलब रात होगी, ठीक है ना। उसके बाद किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने अपने उच्चतम बिंदु पर क्या करते हैं, होता है, तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का क्या करता है, स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं दोस्तों, हम लोग मानक समय क्यों मानते हैं, तो चलिए देखते हैं क्यों मानते हैं। अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। कितना होगा, तो 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। कहाँ पर होगा दोस्तों, तो यहाँ पर असम है और यहाँ पर गुजरात है, तो यहाँ से यहाँ का कितना अंतर होगा, तो 1 घंटा 45 मिनट होगा अंतर होगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। किसी मानक समय याम्योत्तर रेखा में स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में कितना है, तो 82.5 डिग्री पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है, जो कि ये वाला है दोस्तों, ये जो आया है ना, ये वाला है, ठीक है। यहीं से हम लोगों को टाइमलाइन माना जाता है पूरे भारत में, और हम लोगों को टाइमलाइन सिर्फ एक ही है, ठीक है ना। याम्योत्तर
के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। क्या होता है? पूरे देश को मानक समय माना जाता है। मतलब ये जो है यहीं से पूरे देश का समय माना जाता है, ठीक है ना। भारत में पूरे देश का समय एक ही टाइमलाइन से माना जाता है। इससे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, जैसे मानक यमयोत्तर भी कहते हैं, ठीक है ना। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। कौन? तो ये कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है, किससे? अपने आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। क्यों नहीं सो पाएंगे? तो चलिए देखते हैं क्यों नहीं सो पाएंगे, ठीक है ना। नहीं पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच है। क्या है दोस्तों? भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच है। कहाँ? तो लंदन में है। ये 2 बजे अपराह्न है, मतलब वहाँ पर 2 बजा है दिन, ठीक है, दोपहर में 2 बजा हुआ है। शुरू होगा, अर्थात भारत के समयानुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? तो दोस्तों इससे पता साफ चल रहा है कि यहाँ पर 2 बजा है और यहाँ पर 7:30 बजा है, तो कितना समय यहाँ पर आगे पीछे हो रहा है। तो अगर यहाँ पर ये है ग्रीनविच, तो यहाँ पर ही बजा है 2। उसके बाद ये हमारा भारत में कितना बजा है? तो 7:30 बज रहा है। यानी कितना है? तो 5:30 है। कितना है? 5:30 है, ठीक है ना। मतलब 5:30 है, ठीक है ना। 5.5 घंटा कितना है? आगे है ग्रीनविच लाइन से, ठीक है ना। हमारे भारत 5.5 घंटा आगे है। शुरू होगा, देर रात्रि समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। कितना में स्थित है? 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय क्या है? यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितना है दोस्तों? तो 5 घंटा 30 मिनट, यानी 5.5 घंटा आगे है, ठीक है ना। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तब क्या होगा यहाँ पर दोस्तों? तब यहाँ पर होगा मानक समय। कहाँ हो गया? दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम के 7-7:30 बजे होंगे। कितना होंगे? 7:30 बजे होंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर है कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में कितना है? तो 11 है, जो कि ये रियल में है, ठीक है ना। मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 मानक क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। क्या करता है? घेरता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो अभी हमेशा मिलते रहेगा, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।